कृष्णपुर गांव में ललिता पवार नाम की एक बहुत कठोर स्वभाव की औरत रहा करती थी। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था श्रीराम और छोटे का वैभव। दोनों बेटों की शादी हो गई थी। दोनों बहुएं ललिता से बहुत डरती थी। एक दिन ललिता बिस्तर पर लेटी हुई थी और चिल्लाई, अरे ओ दोनों की दोनों, कहाँ हो तुम लोग? यहाँ आओ जल्दी से। दोनों बहुएं तुरंत बहुत घबरा गईं और जल्दी से उसके पास आईं। क्या हुआ सासू माँ? तुम दोनों के पास कोई काम तो है नहीं, आओ मेरे पैरों की मालिश करो। क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, दोनों उसकी मालिश करने लगी। ललिता को कुछ सुकून मिला तो बोली, मेरे बेटों के लिए बड़े अच्छे रिश्ते आए थे, वहां रिश्ता कर देती तो अच्छा रहता, हमें तगड़ा दहेज मिलता, लेकिन मेरी मति मारी गई थी कि तुम दोनों से शादी कर दी। ये सुनकर दोनों बहुएं क्रोधित हो गई। तो फिर क्यों कर दी हमारे साथ शादी? उन्हीं को ले आती। ये कहते हुए उसने मालिश करनी बंद कर दी और दूसरी तरफ आ गई। बड़ी बहू भी नाराज हो गई और अलग खड़ी हो गई। ये क्या, तुम दोनों का दिमाग बहुत चढ़ गया है, रुको तुम दोनों को सही करती हूँ मैं। तुरंत दोनों बहुएं वहां से चली गई और एक दूसरे से बोली, बहन, हमारी सास हमें अपनी गुलाम समझती है। हाँ बहन, आज से हम बहुत सतर्क रहेंगे। इसी बीच ललिता के बेटे घर आ गए। फिर ललिता ने अपने दोनों बेटों से कहा, तुम्हारी पत्नियां मेरी बात नहीं सुनती हैं, जरा काबू में लाओ दोनों को। फिर श्रीराम और वैभव ने कमरों में जाकर अपनी अपनी बीवियों को डांट लगाई। अगले दिन दोनों बहुएं एक दूसरे से मिली और कहा, बहन, हमारी सास ने मेरे बारे में इनसे कुछ गलत कहा, इन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई। अरे मेरे साथ भी यही हुआ। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हर दिन यही रोना रह जाएगा। कर भी क्या सकते हैं। इसी बीच ललिता वहां आ गई और बोली, दोनों में से एक आकर खाना परोस दो जरा। सारी चीजें सामने रखी हैं बर्तन में, खुद निकाल लीजिए। इस तरह से क्यों बात कर रही हो? इतनी हिम्मत! दोनों को किसी बात का डर नहीं रह गया है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुरंत बड़ी बहू ने छोटी बहू से धीरे से कहा, अरे ये फिर हमारे पतियों से लगाई बुझाई करेगी और वो हम पर बरसेंगे। मैं परोस देती हूँ खाना। ये कहते हुए बड़ी बहू ने ललिता को खाना परोस दिया। छी छी, ये तुमने खाने के लिए बनाया है? इस खाने को कुत्ते भी नहीं मुंह लगाएंगे। ऐसा कहते हुए उसने वो खाना नीचे फेंक दिया। सारा चावल नीचे गिर गया। इसी बीच बड़ा बेटा घर आ गया। क्या हुआ? ये चावल क्यों फैला पड़ा है? ललिता ने नाटक किया जैसे कि उसे कुछ नहीं पता। अरे बेटा, मुझे खाना परोसते हुए इसका हाथ फिसल गया और चावल नीचे गिर गया। आजा तू भी खा ले। अरे वाह, आज तो खाने में बड़ा स्वाद है। हाँ, मैंने भी कुछ देर पहले यही कहा कि आज बड़ा स्वाद है खाने में। उल्टी बात सुनकर दोनों बहुएं सास के इस ड्रामे से बड़ी नाराज हो गई। फिर दोनों बहुएं जाकर कुएं पर बैठकर एक दूसरे से बात करने लगी। अभी हमारी सास ने जो नाटक खेला, देखा बहन? इसकी नौटंकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम पर तो हमेशा चढ़ी रहती है और हमारे पतियों के सामने दिखाती है जैसे इससे अच्छी कोई दूसरी सास ही नहीं है। हमारी सास हमारी सुने, इसके लिए हमें क्या करना होगा बहन? अगर हम जमीन पर तेल फैला दें तो ये फिसल जाएगी और बिस्तर की होकर रह जाएगी। फिर ये समझेगी कि हम क्या चीज हैं। इस तरह उन्होंने एक साजिश रची। अगले दिन जैसे ही श्रीराम और वैभव घर से बाहर गए, दोनों ने मिलकर सास के कमरे के बाहर तेल गिरा दिया और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। लेकिन ललिता बहुत समय तक बाहर नहीं निकली। कुछ देर बाद वो जोर जोर से चिल्लाई, पिच्चू, मेरे कमरे में पिच्चू है, कोई जल्दी से आओ यहाँ, अरे आओ। ये सुनकर दोनों बहुएं डर गई और फिक्र में उस कमरे की तरफ भागी। कमरे के दरवाजे के सामने फैले तेल के बारे में वो भूल गई। दोनों की दोनों जोर के फिसली और चारों खाने चित्त हो गई। ये तो वही बात हुई कि किसी और के लिए खोदे गड्ढे में खुद ही गिर जाना। तभी ललिता हंसते हुए बाहर आई। तुम दोनों कैसे गिर पड़ी? फिर ललिता का पैर भी तेल पर पड़ गया और वो भी उनके ऊपर गिर पड़ी। अरे भगवान, मर गई रे, लगता है मेरी कमर टूट गई। ये तुम दोनों ने ही किया था ना? हम क्यों करेंगे ऐसा? हमने आपकी चीख सुनी और भागते हुए आने से फिसल गए, लेकिन अब चिल्लाई क्यों थी? और ऊपर से हमारे ऊपर गिर पड़ी। आपके कारण उल्टा हमें चोट लग गई। वहाँ पिच्चू था या नहीं? लगता है तुम दोनों के शोर की वजह से वो भाग गया। तुम दोनों उठो और फिर मुझे भी उठाओ। दोनों बहुएं उठी और फिर ललिता को उठाया। फिर उन्होंने उसे बिस्तर पर बिठाया और दोनों मिलकर बाहर आए। ऐसा क्यों हो गया बहन? उनकी चीख सुनकर हम भूल ही गए कि जमीन पर तेल डला था।
जब भारी भरकम सांस मेरे ऊपर गिरी तब मुझे ज्यादा जोर से चोट लग गई। चिंता मत करो बहन, अगली बार निशाना एकदम अचूक बैठेगा। कृष्णा और उसकी पत्नी एक गांव में खेती का काम करते थे। उनकी एक बेटी और एक बेटा था और वे समझदार हो चुके थे। कृष्णा को गांव में सभी पसंद करते थे। कृष्णा मिलनसार स्वभाव का था और कभी भी किसी से गलत बात नहीं कहता था। लेकिन पिछले 2 वर्षों में कृष्णा की फसल अच्छी नहीं हो रही थी। ईश्वर की कृपा से इस बार की फसल बेहतर हुई थी। कृष्णा, इस बार गांव में तुम्हारी चावल की फसल सबसे अच्छी हुई है। ये बात सुनकर कृष्णा बहुत खुश हुआ। तुरंत वो अपनी पत्नी राधा के पास गया। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। हम 20 दिन के अंदर फसल काट लेंगे। पिछले 2 वर्षों से हमें जो नुकसान हुआ है, इस बार की फसल के पैसे से हम अपने सभी कर्ज चुका सकेंगे। ये सुनकर राधा और बच्चे बहुत खुश हुए। अगर फसल अच्छी हुई तो हम अपने बच्चों का विवाह भी कर देंगे। वे आने वाले समय के लिए खुश थे। तभी सरकार के आदेश ने उनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर दी। पूरे देश में कोरोना मामलों में वृद्धि के कारण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। जनता को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और 2 दिन भारी बारिश हुई। कृष्णा बहुत डरा हुआ था क्योंकि फसल की कटाई के वक्त ऐसा हो रहा था। मजदूरों का मिल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। कृष्णा समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अगले 4 दिनों में कटाई नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो सकती थी। लगता है इस बार भी हमारी लहलहाती फसल खराब हो जाएगी। हमें मजदूर नहीं मिल रहे हैं और धान की कटाई की मशीन के लिए हमें पैसों की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि फिर से कर्ज लें। हे ईश्वर, इस साल भी हमारी स्थिति पिछले साल की तरह ही हो गई। लगभग 3 दिन बाद रामू मास्क पहनकर कृष्णा के घर आया। क्यों कृष्णा, फसलों की कटाई का क्या हुआ? इस साल भी हमने अपनी फसल खो दी रामू। मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। हमें लॉकडाउन की वजह से मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं और बारिश भी हो गई। कटाई के लिए मशीन का उपयोग करें, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। ऐसे ही कर्ज में डूबा हूँ। चेहरे पर मुस्कान के साथ रामू ने कहा, मैं अब तक अपनी फसल काटने के लिए मशीन का इस्तेमाल करता रहा हूँ। मुझे तुम्हारी स्थिति का पता है, इसीलिए मैंने तुम्हारी फसल एक मशीन से काट भी ली। इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। ये सुनकर कृष्ण हैरान रह गया। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है रामू। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं कृष्णा। पिछली बार जब मेरी फसलों में पानी की कमी पड़ी थी तो तुमने भी तो मुझे बोरिंग पंप से पानी देकर मेरी फसल बचाई थी। आपसी मदद से ही हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, है ना? सिर्फ अपने लिए काम करने में वो मजा कहाँ। चलो तो आओ और अपनी कटी फसल के दर्शन तो कर लो। ये सुनकर उनका परिवार खुशी से झूम उठा। भैया, हम हमेशा आपकी इस मदद को याद रखेंगे। फिर सब लोग खेत गए। चावल का ढेर देखकर बहुत खुश हुए। हमारा लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार किसी न किसी रूप में हमारा ही भला करता है। 16वें भाग में युवराज और प्रेतात्माओं का सरदार उस जादूगर की खोज करने निकले जिसने चंद्रिका को श्राप दे दिया था और उसे एक सांप का रूप दे दिया था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक जादूगर मिला। चंद्रिका का रूप क्यों बदला तूने? ऐसा क्या किया था उसने? इतना कहते हुए उसने उस जादूगर को छड़ी से पीट डाला। अयो, बंद करो, पीटना बंद करो। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह अच्छा, समझ नहीं आया तुम्हें? नाटक खेल रहे हो क्या? तुमने मेरी बहन चंद्रिका को सांप बना दिया। गलत काम करके भूल भी गए। मुझे नहीं पता कुछ, छोड़ दो मुझे। इस तरह वो युवराज के सामने गिड़गिड़ाया। तब प्रेतात्माओं के सरदार ने कहा, युवराज, उसे मत मारो। शायद ये वो जादूगर नहीं जिसने हमारी चंद्रिका का ये हाल कर दिया। मैं बार बार अपनी शक्तियों के बारे में भूल जाता हूँ। रुकिए चचा, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देखता हूँ कि कहाँ छिपा बैठा है वो जादूगर। इतना कहते हुए युवराज ने उस जादूगर को ढूंढा। चचा देख लो, आपको ये सच बोलता दिख रहा है, लेकिन ये वही जादूगर है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। ये क्या? तुम कह रहे हो कि ये वही जादूगर है, लेकिन ये लगातार मना किए जा रहा है। माजरा क्या है? मैं उलझन में हूँ।
इतना कहते हुए प्रेतात्माओं के सरदार ने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया। युवराज, उसकी याददाश्त की ताकत कमजोर है। बीते कल क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर वो मंत्र चचा, उसने जो मंत्र फूका वो कैसे याद रहा? मैंने कहा ना, उसकी याददाश्त में खोट है। उसकी याददाश्त आती जाती रहती है। तो फिर अब हम क्या करें चचा? मैं कैसे जानूं कि उसने चंद्रिका को साफ बनाने के लिए कौन से मंत्र का इस्तेमाल किया था? मुझे भी इसका हल नहीं सूझ रहा है युवराज। फिलहाल हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। फिर वे उस जादूगर को अपने साथ लेकर घर चले गए। उस जादूगर को देखकर, क्या ये वही है जिसने हमारी चंद्रिका को सांप में बदल दिया? ये कहकर वो उस जादूगर को मारने आगे बढ़ा। शेखर, रुक जाओ, उसे मत मारो। फिर प्रेतात्माओं के सरदार ने शेखर से बात की। क्या? फिर चंद्रिका अपना असल रूप कैसे वापस पा सकेगी? जब भी इस जादूगर की याददाश्त वापस आएगी तो हम उसके साथ बात करेंगे और चंद्रिका को उसका असल रूप दिलाएंगे। तभी जादूगर की याददाश्त अचानक वापस आ गई। अरे प्रेतात्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओए, बातचीत बाद में करना, सबसे पहले चंद्रिका को उसके असल रूप में वापस ला, नहीं तो तुझे मार डालेंगे। फिर प्रेतात्मा बनकर हमारे साथ यही रहना, समझे? वो जादूगर डर गया और कहा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं उसे सही कर देता हूँ, सही कर देता हूँ। इतना कहते हुए जादूगर ने चंद्रिका को ठीक कर दिया। चंद्रिका अपने असल रूप में आ गई। उसने राहत की सांस ली और युवराज से कहा, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार, मुझे मेरा असल रूप वापस दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह चंद्रिका ने सभी का धन्यवाद दिया। बहन चंद्रिका, तुमको धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं। कोई समस्या आने पर हमें एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। दूसरी तरफ उस जादूगर की याददाश्त फिर चली गई। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। यदि हम साथ हैं तो हम आसानी से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जादूगर भूल गया था कि उसी ने वो समस्या खड़ी की थी और परिवार के सदस्य की तरह बात कर रहा था। सबके हंस देने पर जादूगर को समझ नहीं आया। सभी के चेहरे पर खुशी खिल गई। आगे क्या हुआ, कहानी के अगले भाग में देखें।